वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिविल सेवाओं में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप पीसीएस ले लीजिए, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एग्रीकल्चर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर हम पूरा डिटेल देखेंगे। ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा भी टॉपिक है, लगभग 8-10 दिन ये टॉपिक चलेगा। देखो, यूपीएससी में तो एग्रीकल्चर से हर साल कम से कम 20 नंबर के मेंस में क्वेश्चन आते हैं। आरएस के अंदर भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न, कम से कम 15-20 यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और एमपीपीएससी के अंदर तो इसके टॉपिक्स को ही 5-6 चैप्टर के अंदर बांट के पूछा है। एक वहाँ दे दिया एग्रीकल्चर, फिर विपणन का पूछ लिया, ठीक है, इसके अलावा एमएसपी के बारे में पूछ लिया, यानी अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एग्रीकल्चर का ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इस टॉपिक को मैं इस तरह से बांट दूंगा कि एक तो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरा दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे एग्रीकल्चर जो है इसकी प्रमुख चैलेंज क्या क्या हैं, चुनौतियां, कंसर्न्स क्या हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का जो क्रॉप पैटर्न है वेरियस स्टेट्स में वो क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चरल का ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड क्या है, और जो मिसलेनियस टॉपिक आपके हैं उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर वाला टॉपिक, और मज़े कीजिए इस टॉपिक के साथ। आप अब खेती किसानी इसकी बातें करेंगे अच्छे से। एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है उसमें आज हम लोग एक मुद्दा हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। और दोस्तों, संडे को आप तैयार रहना है, आपको पीवाईक्यू सेक्शन में प्रारंभ करूंगा। तो संडे को तो खैर आपकी वैसे छुट्टी कर रखी है, तो मंडे को मैं उसके ऊपर आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि फिर वो आप कहोगे कि सर एक दिन तो हमें मिल ही जाए सुकून का, जिस दिन हम प्रिपरेशन का रिवीजन कर लें। और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिवीजन तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में। तो पिछले जो दिनों में आपने पढ़ाई की है उसका कंटिन्यूस रिवीजन आप करते रहें। डाउट आपके हों तो आप पूछ लीजिए। जल्द ही मैं क्या करूंगा कि एक डाउट सेशन भी आपका मंथ में कम से कम 2 बार, यानी 15 दिनों में एक बार आपका जूम के थ्रू एक आईडी आपको बना के दे दी जाएगी। और उसके माध्यम से दोस्तों आपके जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो हम वर्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप और मुझके बीच बस इतना ही अंतर है कि मैं आपको देख नहीं सकता हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पाता हूं। तो उसके माध्यम से कम हम मिल सकते हैं, वर्चुअली ही सही, तो वो भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर। और जो कृषि वाला टॉपिक है इसमें हम लोग जो देखेंगे, तो जैसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, इंपोर्टेंस या रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। दूसरा दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भाई कृषि के समक्ष, कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, प्रमुख चुनौतियां, मेजर प्रॉब्लम बिफोर एग्रीकल्चर। कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर एग्रीकल्चर, वो क्या क्या हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा हम लोग इसमें पॉइंट लेंगे, वो लेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद जो चौथा बिंदु हम लोग इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे कृषि उत्पादकता एवं वृद्धि की प्रवृत्तियां, कृषि उत्पादकता एवं वृद्धि की प्रवृत्तियां, कृषि उत्पादकता एवं वृद्धि की प्रवृत्तियां, एग्रीकल्चर ट्रेंड्स इन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, ट्रेंड्स इन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और फिर हम देखेंगे क्रॉप पैटर्न, फसल
पैटर्न, क्रॉप पैटर्न, ये इधर लिख देता हूं यहाँ पे। तो फसल पैटर्न, क्रॉप पैटर्न, और अन्य जितने भी मुद्दे हैं वो सारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अन्य कृषि संबंधित मुद्दे, अदर इश्यू रिलेटेड एग्रीकल्चर, ये अपना टॉपिक होगा। इस पे डिटेल बात करेंगे चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूपीएससी के अंदर, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ये वैसे भी हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अधिकतर लोग किसान हैं या किसानों से संबंधित परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो हमें एग्रीकल्चर का वैसे भी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमारी जो पहली क्लास होगी एग्रीकल्चर की, उसमें सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कृषि की जो परिभाषा है दोस्तों, हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कृषि, कृषि का जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो एग्रीकल्चर का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, द होल प्रोसेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि उत्पादन से लेकर विपणन तक की सारी जो प्रक्रिया है उसको हम कृषि कहते हैं। तो कृषि की परिभाषा क्या हो गई, कृषि की परिभाषा होती है कि कृषि की परिभाषा होती है उत्पादन से लेकर, उत्पादन से लेकर विपणन तक की सारी प्रक्रिया कृषि कहलाती है, कृषि कहलाती है। द होल प्रोसेस फ्रॉम प्रोड्यूस टू मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उत्पादन से लेकर विपणन तक की सारी प्रक्रिया कृषि कहलाती है। द होल प्रोसेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। दोस्तों एग्रीकल्चर जो है ये दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, एगर एंड कल्चरा। क्या, एक शब्द है दोस्तों एगर, ठीक है, तो एगर शब्द का मतलब होता है फील्ड यानी खेत। इसका क्या मतलब होता है, फील्ड या खेत, फील्ड या खेत। और दूसरा जो एग्रीकल्चर में शब्द आता है दैट इज कल्चरा। क्या है, कल्चरा। इसका मतलब होता है ग्रोइंग। क्या मतलब होता है, उगाना। इसका मतलब क्या होता है, ग्रोइंग या उगाना। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, खेत में उगाना ही खेती है। ठीक है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर बेसिकली ग्रोइंग थिंग्स इन द फील्ड। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर इज बेसिकली ग्रोइंग थिंग्स इन द फील्ड। तो ये हो गया एग्रीकल्चर की परिभाषा। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि भाई फसलों का उत्पादन से लेकर के विपणन तक की सारी प्रक्रिया कृषि कहलाती है। द होल प्रोसेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है दो ग्रीक शब्दों से बना है, एगर एंड कल्चरा। एगर का मतलब होता है फील्ड यानी खेत, एंड कल्चरा मतलब होता है ग्रोइंग। दैट्स वाई एग्रीकल्चर बेसिकली ग्रोइंग थिंग्स इन द फील्ड। एग्रीकल्चर क्या है, खेत में फसलों या कुछ भी उत्पादन करना, वो कृषि है। अब एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर का हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है। देखो महात्मा गांधी जी ने कहा था एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ खंभ है, बैकबोन है। अगर हमारा बैकबोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों हम खड़े नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही क्या है, एग्रीकल्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था वो ध्वस्त हो जाएगी। इसी तरह हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी ने इसकी महत्व को बताते हुए कहा था कि कोई भी देश है उसका पतन हो सकता है, किसी भी देश का पतन हो सकता है यदि भले ही वह उद्योग और सेवा क्षेत्र में बहुत आगे हो। किसी भी देश का पतन हो सकता है भले ही इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में वो बहुत आगे है, किंतु यदि वो कृषि में पिछड़ा हुआ है तो उसका पतन
हो जाएगा। क्यों? चूंकि भाई खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं चाहिए, जिंदा रहने के लिए हमें सुबह शाम भोजन चाहिए। और कुछ लोगों को तो सुबह शाम दोपहर को चाहिए, छोटा भीम टाइप है, उसको बार बार लड्डू चाहिए, तब वो जिंदा रह पाते हैं। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पर अब हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा कि इसका रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर का महत्व क्या है। तो देखो, इसको मैं आपको पहले समझा रहा हूं, उसके बाद में हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। तो पहले एक बार इसको चार्ट के माध्यम से आपको समझना है। कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। ये हमारा पहला इसका टॉपिक हो गया कि कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो दोस्तों देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंस है वो है फूड सिक्योरिटी, दैट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर का अगर हम महत्व की बात करें तो कृषि का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है किसी भी देश के लिए वो है खाद्य सुरक्षा। देखो, कोई भी देश है ना, वो भले ही कारों के बगैर, हेलीकॉप्टर के बगैर, मोबाइल के बगैर, टेलीफोन के बगैर, इनके बगैर रह सकता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा मिलती है खाने से, और खाना आता है कृषि से। तो अगर आपके देश का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छा है तो फिर आपके लोगों की फूड सिक्योरिटी का आपको चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका में खाने को लेकर बहुत क्राइसिस था, विशेषकर हमारे बच्चे पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वहाँ इतनी ज़्यादा बुरी हालात थी कि वहाँ पे आटे को लेकर के, आटे को कट्टों को लेकर लूट थी, और एक दूसरे को चाकू तक मारा गया। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर जो है भारत के लिए सबसे बड़ा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है दोस्तों फूड सिक्योरिटी। क्या है? फूड सिक्योरिटी। तो कृषि का अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा महत्व है वो क्या है? फूड सिक्योरिटी है। तो जो फूड सिक्योरिटी है इसका मतलब हो गया खाद्य सुरक्षा। क्या होता है? खाद्य सुरक्षा। अब ये खाद्य सुरक्षा का अगर एक लाइन में मैं अर्थ आपको समझाना चाहूं तो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस, यानी कम कीमतों के ऊपर, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर देश के नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना या खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस टू सिटीजन्स, ये हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में डिटेल नहीं जाना है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दी हुई है कि फूड सिक्योरिटी के इतने तत्व वगैरह हैं। सीधी सी बात मैं आपको कर रहा हूं कि फूड सिक्योरिटी मतलब देश के नागरिकों को अफोर्डेबल प्राइस पे खाद्यान्न मिलना चाहिए। अब अगर हमारा कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के परिणाम स्वरूप क्या होगा? देश के नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा भी प्राप्त हो जाएगी और देश के नागरिकों तक भोजन पहुंचेगा। आज अगर मैं भारत सरकार की भी बात करूं दोस्तों, तो भारत सरकार ने जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रखी है, इसमें निःशुल्क हम भोजन देते हैं, मतलब गेहूं चावल देते हैं 5 किलो एकदम फ्री में दे रहे हैं। या फिर इससे पहले हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपया किलो मोटा अनाज मिल रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? किसानों से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। वरना तुम बाहर से इंपोर्ट करके बांटते तो अभी तक तो देश आर्थिक तौर पे बहुत बुरी स्थिति में आ जाता। तो अपने देश के किसानों और कृषि के द्वारा ये हमें इजीली प्राप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जैसे, तो हमारे देश के अंदर जैसे जो पीएम पोषण योजना चल रही है, कौन सी योजना? पीएम पोषण योजना। तो पीएम पोषण योजना के तहत 8वीं तक के बच्चों को जो स्कूलों के अंदर खाद्य पदार्थ दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, वो भी यहाँ से पहुंच पा रहा है। या फिर जैसे राजस्थान के अंदर एक योजना चल रही है अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या नाम है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना है। इस अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है, इसका जो 8 रुपए में तुम्हें भोजन मिल रहा है, तो ये भोजन
बनाने के लिए तो खाद्यान्न चाहिए ना, और वो सब कहाँ से आ रहा है? तो ये सारा का सारा कृषि से हमें प्राप्त होता है। इसी तरह जैसे पहले अम्मा कैंटीन चलती थी, 5 रुपए में इडली डोसा ये मिलता था, तो वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सारा का सारा हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। तो एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या रोल है? फर्स्ट रोल होता है दोस्तों इसका कि ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, देश के नागरिकों को कम कीमत पर भोजन यहां से प्राप्त हो पाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका दूसरा इंपॉर्टेंस देखें, रोल देखें, तो वो है एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा दोस्तों किस में है? रोजगार में। तो आप जानते हैं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार कहां से मिलता है? तो देश में सबसे ज्यादा रोजगार कहां से मिल रहा है? कृषि से मिलता है। सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करती है, सबसे ज्यादा रोजगार कृषि से ही मिलता है। और मजे की बात यह है कि कृषि में जो रोजगार मिलता है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को मिलता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। यहां पर जो रोजगार मिल रहा है वो स्किल्ड को भी मिल रहा है, एंड साथ ही साथ अनस्किल्ड जो है उसको भी मिल रहा है। जो अनस्किल्ड लोग हैं उसको भी रोजगार मिल रहा है, यानी जो स्किल्ड हैं, कुशल हैं या अकुशल है, दोनों को यहां से रोजगार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक रिपोर्ट आती है, नेशनल जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि 45% आबादी जो है उसको सीधे सीधे कृषि से रोजगार मिलता है। और यदि कृषि के अलाइड सेक्टर को भी जोड़ लिया जाए, मतलब फिशरीज हो गया, ठीक है, मछली पालन हो गया, या पोल्ट्री कुक्कुट या मुर्गा पालन हो गया, या फिर जैसे लाइव स्टॉक पशु पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर बागवानी वगैरह हो गया, इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए दोस्तों, तो हमारे देश का 55 से 60% लोग हैं वो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं। तो इतना बड़ा रोजगार आज भी यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम बात करें तो आज कृषि का जो सेक्टोरल कंपोजिशन अगर हम जीडीपी में देखें तो ये लगभग 17.66% है। लेकिन इतना परसेंट मात्र इसका जीडीपी में इतना सा पैसा आ रहा है, लेकिन ये लगभग रोजगार जो दे रही है अलाइड सेक्टर के साथ वो 55 से 60% लोगों को रोजगार दे रही है। तो मतलब दुख ये होता है मुझे कि इतने से रुपए में इतने सारे लोग जीवित रह रहे हैं या सर्वाइवल कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा असमानता आय का, ठीक है। तो ये हमारे देश के अंदर इसीलिए जो किसान है, जो कृषि मजदूर है, गांव के लोग हैं, वो गरीब भी हैं, तो फिर भी रोजगार के अंदर तो इसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सरकारों को यहाँ सोचना चाहिए कि कृषि जो है, किसान जो है, उनकी आय बढ़े, ठीक है। तो अभी खैर हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो पहला इंपॉर्टेंस तो हो गया फूड सिक्योरिटी, यानी एग्रीकल्चर जो होती है, इससे हमारे देश के लोगों को क्या प्राप्त होता है? रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा जो है इससे जो हमारे देश हैं उसके लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है, हम दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं है। याद करो जब आज़ादी हमें मिली थी तो आज़ादी के समय भारत था गरीब देश था, भारत में गरीबी के साथ साथ भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, बीमारियां थी। हम अमेरिका और दूसरे देशों से खाद्यान्न इंपोर्ट करते थे और उन पर डिपेंड रहते थे। इसका आपने देखा होगा कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान के कहने पर वहां का जो आका है यानी अमेरिका, उसने हमें सड़े हुए गेहूं भेजे थे। और उसी समय आपको ध्यान होगा कि हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये निर्देश दिया कि भाई इसको बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए, और कुछ को हमने वापस भेज दिया और नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो उस समय हमारा देश खाद्यान्न असुरक्षा के दौर से गुजर रहा था, लेकिन आज हम न केवल आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्नों के मामले में, अपितु हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। चावल के एक्सपोर्ट में तो दुनिया में नंबर 1 हो गया हमारा प्यारा देश। तो ये हमारी कृषि का ही एक तरह से इंपोर्टेंस है एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, तो इसका जो अगला इंपोर्टेंस है एग्रीकल्चर का वो क्या है? तो यह है एक्सपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर जो है एक्सपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो तीसरा जो बिंदु है वो है एक्सपोर्ट। तीसरा क्या है? एक्सपोर्ट यानी निर्यात में भूमिका। एग्रीकल्चर निर्यात में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले भारत जहां इंपोर्ट करता था, आज हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो इससे देखो फायदा कैसा होता है कि हमें विदेशी मुद्रा मिलता है। तो लगभग हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है,
हमारे देश के कुल एक्सपोर्ट का 10 से 15% तक जो एक्सपोर्ट होता है वो कृषि या इससे संबंधित चीजों का निर्यात हो रहा है। तो जितना ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ही दोस्तों हमें क्या मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉरेक्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमें प्राप्त होगा। विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आएगी और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। दूसरी चीज, पहले जब हमारा देश कृषि में आत्मनिर्भर नहीं हुआ करता था तो उस समय दोस्तों क्या होता था कि उस समय यह दिक्कत आती थी कि अमेरिका हुआ या बाकी जहां से भी हम इंपोर्ट करते थे, अगर मान लो वो हमें सामान बेचने से मना कर दे तो इधर भुखमरी की समस्या आ जाती थी। लेकिन अब कम से कम ऐसा नहीं है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा, एक तो दुनिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रभावित हो गया था, फिर रूस यूक्रेन वॉर के कारण गेहूं सप्लाई भी रुक गई थी। तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी कि भारत कहीं अपना निर्यात रोक न दे, वरना तो देशों में, दुनिया के अन्य देशों में भुखमरी आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इस एक्सपोर्ट के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलती है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो है वो बढ़ता है। तो पहला इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर का क्या है, फूड सिक्योरिटी। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या है, निर्यात में बड़ी भूमिका। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर का अगला रोल क्या है, तो ये जो एग्रीकल्चर है ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर से प्रोवाइड कराता है। तो जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर इसको क्या प्रोवाइड कराता है, तो इंडस्ट्री सेक्टर को जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया, कपास हो गया, ठीक है, या जैसे चीनी वगैरह हो गई, ये सब कहां से मिल रहा है, दूध वगैरह, मछली वगैरह, ये जितना भी रॉ मटेरियल है दोस्तों, तो ये रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलता है, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज से हमें प्राप्त हो रहा है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज से ही हमें प्राप्त होता है। लाइक जैसे देखो, ये कृषि जो है इससे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कच्चा माल जो है वो प्राप्त होता है। तो जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। या मान लीजिए मिठाई उद्योग है, वो भी पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। या जैसे रबर इंडस्ट्री है, वो भी कृषि और इसके ऊपर निर्भर है। वाइन उद्योग है, वो भी कृषि पे निर्भर है। ठीक है, जैव ईंधन की अगर बात कर ले हम, बायोफ्यूल इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल डीजल में, तो वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न उद्योगों के लिए एग्रीकल्चर क्या है, कच्चा माल है। जैसे डेयरी उद्योग हो गया, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब जैसे ये खाते हो ना, चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड वगैरह, यानी कच्चे कृषि जो उत्पाद होते हैं, पशु उत्पाद होते हैं, उनको मानक उपभोग के अनुरूप बनाने वाले उद्योग है। जैसे चॉकलेट, बिस्किट, केक या फेंटा, पेप्सी, कोका कोला, ये जितना भी है सब ये किस में आता है, फूड प्रोसेसिंग में आता। अचार वगैरह, मांस वगैरह, मीट से बने उत्पाद वगैरह, ये जितना भी है ये भी खाद्य प्रसंस्करण है, इससे ही चलता है। या फिर चीनी उद्योग देख लीजिए, तो गन्ना है तो चीनी है, चीनी है तो जिंदगी में मिठास है। केवल कैडबरी से मीठा नहीं होता, मीठे के लिए गन्ना चाहिए और किसान की मेहनत चाहिए, तब हमारी जिंदगी में क्या आता है, मिठास आता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं दोस्तों जो कृषि से रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एग्रीकल्चर है तो ये उद्योग हैं, एग्रीकल्चर नहीं है तो ये उद्योग भी खत्म हो जाएंगे। तो कृषि का बहुत बड़ा रोल है इन उद्योगों के विकास में। अब मजे की बात देखिए क्या होता है कि इन उद्योगों के लिए यहां से मिलता है कच्चा माल, तो ये उद्योग बनाएंगे क्या, फिनिश गुड, पक्का माल बनाएंगे। भाई जैसे दूध लिया, उससे आटा लिया, मैदा लिया, बेसन लिया, मिठाई बना दिया, काजू बादाम लिया, उससे मिठाई बना दिया। फिर उसी चीज को बेचोगे तो किसान भी तो खरीदता है, उसको भी मिठाई पसंद है। तो एक तो तुम्हें कच्चा माल सस्ता दिया तो तुम्हारा उद्योग बढ़ा, और फिर दोस्तों तुम्हारा फिनिश गुड ये वापस भी खरीदता है, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा बाजार मिलता है। तो अगला इसका जो रोल है एग्रीकल्चर का, वो क्या हो जाएगा, तो इट इज बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बाजार है। जैसे देखो एग्जांपल से इसको समझो दोस्तों,
आप मुझे ये बताओ कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन या ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम कौन खरीदेगा? किसान खरीदेंगे। सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये कौन खरीदेंगे? किसान खरीदेंगे। दांतली, खुरपड़ी, फावड़ा ये कौन खरीदेगा? किसान खरीदेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो उद्योग हैं ये तो पूरी तरह ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। पंप सेट हो गया, किसान को चाहिए। ठीक है, फेंसिंग, तारबंदी की जाती है, वो भी किसान को चाहिए। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर जो होता है, ये एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उनका जितना भी माल या जितनी फिनिश गुड है उसका कंज्यूमर कौन है? किसान है। तो जैसे मैंने आपसे बात की ना कि जैसे मान लो सीड्स हो गया, बीजों का, फर्टिलाइजर हो गया, उर्वरक का, पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, कीटनाशक हो गए, या फिर जैसे मान लीजिए फावड़ा, दातली, खुरफड़ा वगैरह हो गया, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, कंबाइन हो गया, ठीक है, या अन्य जितने भी उद्योग और होते हैं जो कृषि से संबंधित है, वो सारे के सारे उद्योग किस पे डिपेंड कर रहे हैं? किसानों पे, कि किसान अगर हमारा माल खरीदेंगे तो वो डेवलप होंगे, वरना मंदी आ जाएगी उधर। इसी तरह अगर हम सेवाओं की बात लें तो मुझे ये बताइए, कटाई के समय ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है, कटाई के बाद में वो यूज करता है किसान। ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो बीमा कंपनियों का बाजार है। लोन लेते हैं किसान, तो किसान जो है प्राथमिक सेक्टर का 18% लोन तो कृषि क्षेत्र के लिए जा रहा है, तो बैंकों का भी बहुत बड़ा बाजार किसान है। फिर आप ये देखिए कि जितने भी जो किसान हैं इनके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं स्कूल में, कोचिंग में, इवन जितने जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराने वाली कोचिंग है उनका, लाइब्रेरी का, हॉस्टल का, और जो वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इवन मैं, इन सब का चूल्हा जलता है किसानों की आय से। चूंकि किसानों के बच्चे फीस पे करते तो कोचिंग वालों का बिजनेस चल रहा है, लाइब्रेरी वालों का बिजनेस चल रहा है, हॉस्टल वालों का बिजनेस चल रहा है, और कोचिंग क्लासेस होती है उनमें 90% या इससे ज्यादा बच्चे किसानों के परिवार से होते हैं, गांव से होते हैं। तो इस तरह से कितना बड़ा ये बाजार है, चूंकि 45% तो सीधे सीधे एग्रीकल्चर में है, और अगर हम अलाइड सेक्टर को भी जोड़ दें तो ये लगभग जाता है 55 से 60%। तो 140 करोड़ का अगर हम 55 से 60% लें तो ये लगभग दोस्तों कितना हो जाएगा? लगभग 75-80 करोड़ लोग। इतना बड़ा बाजार है इंडस्ट्री के लिए। फिर केवल क्या खाद बीज वगैरह ही खरीदता है किसान? उसको भी मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, कार चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, है ना? उसको भी घूमना फिरना भी है, तीर्थ यात्रा भी करता है। ठीक है, किसान जो है वो बाकी वस्तु और सेवाओं को भी खरीदता है, मनोरंजन के लिए वो भी फिल्म देखने के लिए जाता है, या जो डॉक्टर्स हैं वहां पे भी जाता है, दवाइयां भी लेता है, और विभिन्न तरह की अदर सर्विसेज हैं वो भी वो कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री एंड सर्विस के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, या मान लीजिए थ्रेसर हो गया, या जैसे कंबाइन मशीन है, ठीक है, या जैसे मान लीजिए सीड्स हैं, बीज, या जैसे फर्टिलाइजर है, या मान लीजिए जैसे अगर सर्विस की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज हो गया, वेयर हाउस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, स्कूल वगैरह, कॉलेज, कोचिंग वगैरह, इन सब के लिए बहुत बड़ा मार्केट जो है वो कृषि और इससे जुड़े हुए जो किसान हैं वो हैं। तो अगर मान लीजिए कृषि है तो ये इंडस्ट्री और इन सर्विसेज का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला अगर हम बात करें तो अगला इसका महत्व किस में आता है? तो ये बहुत बड़ा बाजार तो है ही, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये पशुओं के जो विकास है उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे फोडर फॉर लाइव स्टॉक अगर हम बात करें तो ये पशुओं को क्या प्रदान करता है? फोडर फॉर लाइव स्टॉक, पशुओं के लिए चारा। तो पशुपालन तो पूरी तरह इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, पशुपालन का आधार है, एक तरह से बैकबोन है,
और भारत में चूंकि पशुपालन जो है ये बहुत महत्व रखता है, तो डेयरी वगैरह इनके डेवलपमेंट में भी इसका काफी बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, फिर एक ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास भारत में बहुत ज्यादा है। 150 बिलियन जो डॉलर है उससे भी बड़ा ये इंडस्ट्री है। और इसका तो ये पूरा का पूरा पिलर समझ सकते हैं, पिलर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। तो डेयरी देख लो या मीट इंडस्ट्री देख लो या सॉफ्ट जो ड्रिंक है उसका इंडस्ट्री देख लो, हार्ड ड्रिंक का इंडस्ट्री देख लो, या फिर इसी तरह मिठाई देख लो, रेस्टोरेंट वगैरह देख लो। ये जितने भी उद्योग हैं ये सारे के सारे दोस्तों चलते हैं, कृषि है तो ये उद्योग है। फिर आजकल एक नया कंसेप्ट आया बायोफ्यूल का। क्या? बायोफ्यूल का। तो अगर हम बात करें किसका? बायोफ्यूल का। तो ये जो बायोफ्यूल है दोस्तों, बायोफ्यूल जैसे आपने सुना होगा इथेनॉल, 20% हमें मिक्स करना है पेट्रोल डीजल में। ये सब कहां से आ रहा है? जैसे पेंगोमिया पिनाटा हो गया, जेट्रोपा हो गया, रतन जोत हो गया, कैस्टर्ड ऑयल हो गया, ये जितने इस तरह की चीजें हैं ये सारा का सारा हमें मिल रहा है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के जो मोलास्क है, वेस्टेज है, जैसे गन्ने वगैरह का, उससे भी बायोडीजल वगैरह हम बना रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों एग्रीकल्चर का जो रोल है वो बायोफ्यूल बनाने में भी काफी महत्वपूर्ण इसका रोल है। इस तरह हम लोग बात करें तो ये हमारे देश का एक तरह से अर्थव्यवस्था जो है उसके लिए बहुत बड़ा ये पिलर है, या अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा ये बैकबोन का काम करता है। न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, अपितु दोस्तों गांवों की जो कल्चर है, रूरल कल्चर है, रूरल लाइफस्टाइल है, या फेस्टिवल्स है, ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो हमारे देश की जो 30 त्योहार है, जैसे देखिए ओणम, बिहू, लोहड़ी, पोंगल, होली, दीपावली, मकर संक्रांति, ये कहीं ना कहीं दोस्तों कृषि और इसके इर्द गिर्द ही इनका डेवलपमेंट हुआ है। ये जैसे होली है तो होली पे हम गेहूं और चने का भोग लगाते हैं जब होलिका जल जाती है उस समय। इसी तरह किसान खेती बाड़ी करता है और जब रबी क्रॉप काट लेता है तो वो अपने घर की साफ सफाई करता है, धूमसा झाड़ता है और खुशी मनाता है, और होली सेलिब्रेशन, ये दीपावली सेलिब्रेशन करता है। भगवान राम लौट के आए वो खुशी तो है ही है। इसके अलावा खेती से अब उनको थोड़ा फुर्सत मिलता है और पैसे आते हैं तो नए कपड़े लेगा, बाजार में खरीदारी करेगा। तो इस तरह से दीपावली के ऊपर बहुत सारा होता है। शहरों के अंदर दोस्तों होली का त्योहार है, एक दिन होता है कि दुलंडी वाले दिन आपस में पी लेंगे, रंग डाल लेंगे, खेल लेंगे, हो गया होली। लेकिन गांव के अंदर महीनों भर तक चंग बजता है, गीदड़ नृत्य हो रहा है, कच्ची घोड़ी नृत्य हो रहा है, लोग आपस में सेलिब्रेशन करते हैं, और वहां वास्तव में त्योहार देखने को मिलता है कि वास्तव में लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से गांव की जो कल्चर है, तीज त्योहार है, उसका ये आधार है। तो जो कृषि है ये ग्रामीण जो संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति का आधार है, ग्रामीण संस्कृति का आधार भी है। तो एग्रीकल्चर जो है ये ग्रामीण जीवन शैली, ग्रामीण कल्चर वहाँ का एक तरह से बेस है। गांव के जितने भी तीज त्योहार होते हैं वो सारे के सारे कृषि के इर्द गिर्द ही संचालित होते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखो गांव की नहीं पूरे देश की पॉलिटिक्स का भी ये मेन धुरी है। ठीक है, आप जैसे देखिए कि इतने परसेंट तो किसान है, और अलाइड सेक्टर को अगर जोड़ दें, ठीक है, तो उसमें ये संख्या बढ़कर के हो जाती है 55 से 60%। इतने लोग जिस राजनीतिक दल के साथ चले जाएंगे वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इजीली बन जाएगा। तो कृषि जो है इसका पॉलिटिकली अगर हम देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से, यानी देश की राजनीति जो है, राजनीति को भी ये काफी प्रभावित करती है। तो एग्रीकल्चर जो है ये देश की राजनीति को भी प्रभावित करती है। तो कृषि का देश की राजनीति, देश की पॉलिटिक्स, देश की राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव है, पर भी व्यापक प्रभाव है। ठीक है, जैसे आप देखिए अभी जो किसान आंदोलन वगैरह हुए थे, तो उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी सरकार जो बहुत पावरफुल थी उस समय, वो भी एक बार तो बैकबोन पे आ गई थी और लास्ट में तीनों कानून वापस लेने पड़े। जहां जहां किसान अगर आपसे नाराज हो जाते तो आपको हारते देर नहीं लगती है। तो किसान चूंकि बड़ा है
और फिर किसान संगठन बहुत शक्तिशाली है देश के अंदर, प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं। तो देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं, विशेषकर गांवों की जो पॉलिटिक्स है, वो तो कृषि और किसान के इर्द गिर्द ही घूमती है। किसी भी पार्टी की ये हिम्मत नहीं है कि वो किसानों के खिलाफ कुछ बोल दे या किसानों के अहित में कोई स्टेप उठा ले, क्योंकि सारे के सारे किसानों का वोट एक मुश्त जाता है। तो यहाँ वक्त नहीं लगता, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चेंज हो जाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी चेंज हो जाती है, इसलिए हर नेता जो होता है किसानों को खुश करने में लगा रहता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर जो है, इसका व्यापक महत्व है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको समझाया है। आप सभी से ये भी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस क्लास के बारे में बताइए। सिद्धार्थ एडटेक ऐप डाउनलोड करें, और सिद्धार्थ एडटेक जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। मात्र 499 रुपीज़ में पूरा का पूरा कंप्लीट इकोनॉमी का कोर्स यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। साथ ही भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स है वो भी आपको 499 रुपीज़ में ही मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आप यहाँ पे सिद्धार्थ एडटेक के ऊपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस। अब मैं इसको पूरा एक एक आपको लिखवाऊंगा, और आप अपनी अपनी भाषा में, जो भी आपका मीडियम है, इसको आप लोग आराम से लिखें। तो आज की हेडिंग दीजिए, अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो एक बार तो आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए, कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। ठीक है, तो पहला महत्व इसका किसमें हो गया, फूड सिक्योरिटी में। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस किसमें हो गया, एम्प्लॉयमेंट में। तीसरा इसका किसमें हो गया, तो एक्सपोर्ट, निर्यात में व्यापक महत्व है। चौथा दोस्तों इसका किसमें हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रोवाइड कराता है। पांचवा दोस्तों इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसमें हो गया, इट इज बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा बाजार है। फिर इसके बाद छठवा जो दोस्तों है वो है फोडर फॉर लाइव स्टॉक, पशुओं के लिए चारा वगैरह यहाँ से प्राप्त होता है। तो पशु अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह कृषि पे निर्भर करती है। फिर सातवां पॉइंट है बायोफ्यूल, जैव ईंधन जो है वो इससे प्राप्त होता है, लाइक इथेनॉल, ठीक है, वगैरह। तो ये रतन जोत, जेट्रोपा या अरंडी का तेल हो गया, मोलास्क हो गया, इनसे इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आठवां जो है वो है ग्रामीण संस्कृति का आधार होती है कृषि। एग्रीकल्चर जो है बेसिस ऑफ रूरल कल्चर एंड द रूरल लाइफस्टाइल एंड फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर है वो है आपका कि देश का जो पॉलिटिक्स है उस पर भी इसका व्यापक प्रभाव होता है। ठीक है, जो राष्ट्र की राजनीति है वो कहीं ना कहीं इससे, किसान और कृषि से काफी प्रभावित होती है। और 10वां नंबर, अब जब 9 हो ही गए तो 10वां पॉइंट भी मैं आपको बता ही देता हूं, आप 10th नंबर भी लिख लीजिए। तो 10वां नंबर क्या, बिग शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन या जीडीपी। तो जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यानी जीडीपी में 17.66% हिस्सेदारी। तो बिग शेयर इन जीडीपी। ठीक है, तो ये भी एक इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कहा जाता है कि ये एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करता है, इसलिए बोलते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 1% की ग्रोथ होगी तो ओवरऑल जीडीपी के अंदर 0.5% की ग्रोथ होती है। कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री और सर्विस है ये इंटरनेशनल परिस्थितियों से प्रभावित हो जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर केवल एक चीज से प्रभावित होती है, वो है वर्षा। मानसून अगर बढ़िया आ गया तो उत्पादन होगा, दुनिया की कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए मानसून ही खराब हुआ तो फिर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं मानसून जो उसको कहा जाता है ये दगेबाज है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। और मानसून बहुत दगेबाज है भारत के लिए, इसलिए भारतीय एग्रीकल्चर को कहा जाता है गेम्बल ऑफ मानसून, मानसून का जुआ। तो इस तरह से 10 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो अब आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि कमेंट ऑन इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कमेंट ऑन इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर टिप्पणी करें। तो ये प्रश्न आपको एकदम आना चाहिए। तो एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखवाऊंगा इसको मैं।
आशा करता हूं सभी के एकदम क्लियर भी हो गया होगा और लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, अब इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं लिखवा रहा हूं, तो उसको आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये तो आपने लिख लिया, इसकी फोटो खींच लो फटाफट। फिर अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो हेडिंग दीजिए कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व। यही हमारा टॉपिक चल रहा था, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। ठीक है, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व। और देश देखिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी, द कंट्रीब्यूशन, the contribution of agriculture to GDP has been 17.66% in 2023-24, 2023-24। पहला लाइन लिखिए, कृषि का 2023-24 में जीडीपी में योगदान 17.66% रहा है, 17.66% यानी लगभग 18% रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी has been 17.66% in 2023-24, whereas जबकि whereas जबकि 1950-51 में, जबकि 1950-51 में इसका योगदान 55.4% था, जबकि 1950-51 में इसका योगदान 55.4% था। वेरेज इट वाज 55.4%, whereas it was 55.4% in the financial year 1950-51, whereas it was 55.4% in the financial year 1950-51। पेरा चेंज करके लिखिए, despite this the importance of agriculture in the economy is very high, despite this the importance of agriculture in the economy is very high। इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी कृषि का अर्थव्यवस्था में व्यापक महत्व है। इसके बावजूद भी कृषि का अर्थव्यवस्था में व्यापक महत्व या बहुत ज्यादा महत्व होता है। Despite this the importance of agriculture in the economy is very high, जिसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है, which can be understood in the following points, जिसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है, जिसे निम्न बिंदुओं में, which can be understood from the following points, निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। जिसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखो वैसे तो वो चार्ट आपको बनाया था उसी को मैं लैंग्वेज दे रहा हूं यहां पे।
जिसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के लिए, फॉर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए। अब देखिए इसमें लिखिए एग्रीकल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द, एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स। खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए, खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए, खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए कृषि अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स। लाइक आप जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं, जैसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं के लिए खाद्यान्न यहीं से मिलता है। लाइक योजनाएं आप लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। फिर जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कानून, सॉरी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पीएम पोषण, या फिर जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना एटसेट्रा, ठीक है। तो लाइक इंपोर्टेंट, लाइक फूड ग्रेन्स फॉर इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें एग्जाम्पल लिख दीजिए, पीएम गरीब कल्याण योजना, सेम इन बोथ लैंग्वेज, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पीएम पोषण, अन्नपूर्णा रसोई योजना एटसेट्रा। तो ये जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं जो फूड सिक्योरिटी के लिए चलाई जा रही हैं, इन सब के लिए फूड ग्रेन्स कहाँ से मिल रहा है? तो इन सब के लिए फूड ग्रेन्स कहाँ से अवेलेबल होता है? कृषि से होता है। तो एग्रीकल्चर है तो फूड सिक्योरिटी है देश में, अदरवाइज फिर फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस से हम फेस करेंगे तो देश में वैसे ही गरीबी बहुत, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इसलिए एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक तरह से हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक पहलू है। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए रोजगार में भूमिका, रोल इन एम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड लिखिए रोजगार, रोजगार में भूमिका, रोजगार में भूमिका, रोल इन एम्प्लॉयमेंट, रोल इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में भूमिका। तो भारत के अंदर जो श्रम बल सर्वेक्षण होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण, जो कि एनएसओ द्वारा क्वार्टरली रिलीज किया जाता है, उसके अनुसार ये कहा गया कि भारत में 45% जो आबादी है वो सीधे कृषि से रोजगार प्राप्त कर रही है
और अगर मान लीजिए अलाइड सेक्टर को भी संबद्ध क्षेत्रों को जोड़ लें, यानी पशुपालन को, मछली पालन को, मुर्गा पालन को, तो फिर 55 से 60% लोग आज भी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो फिर इन लोगों की आय बढ़ेगी और ये लोग भी गरीबी से बाहर आएंगे, देश का विकास होगा, देश में गरीबी कम हो जाएगी। ठीक है, तो श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार इसमें लिखिए सेकंड पॉइंट में, आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इसको कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये भी तुम्हें जानकारी होना चाहिए। तो आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में 45% आबादी कार्यरत है। ठीक है, 45% तो इसी पर डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 45% of the population are dependent on agriculture. According to periodic labor force survey, 45% of the people are dependent on agriculture. If agriculture sector develops, if agriculture sector develops, यदि कृषि का विकास होगा, यदि कृषि का विकास होगा, if agriculture sector develops, यदि कृषि का विकास होगा, तो इन लोगों की आय बढ़ेगी, इन लोगों की आय बढ़ेगी। If agriculture sector develops, if agriculture sector develops, the income of these people will increase, the income of these people will increase। यदि कृषि का विकास होगा तो इन लोगों की आय बढ़ेगी। तो बात समझ में आया, दूसरा रोजगार में इनका बहुत बड़ा रोल है। और जितना ज़्यादा हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो गांव की गरीबी है वो भी दूर होगा। फिर अगला लिखिए, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तीसरा लिखिए थर्ड पॉइंट, यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीनी कपड़ा, कागज, मिठाई उद्योग, वाइन उद्योग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, सच एज रॉ मटेरियल फॉर सुगर, क्लॉथ, पेपर, स्वीट इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, एटसेट्रा is obtained raw material from agricultural commodities, is obtained raw material from agricultural commodities। जैसे चीनी कपड़ा कागज, चीनी कपड़ा कागज, जैसे चीनी शुगर कपड़ा क्लॉथ, पेपर कागज, वाइन शराब उद्योग। देखो जैसा भी है लेकिन रोजगार तो मिलता ही है ना, इससे बहुत सारा पैसा मिलता है। पियक्कड़ लोगों से देश भी चल रहा है क्योंकि वेट बहुत लगता है, तो जितने ज़्यादा लोग पीते हैं उनसे देश को टैक्स मिलता है भर भर के। तो ये सारा वाइन वगैरह अंगूर से, एप्पल से, या फिर मान लीजिए जौ से, जिससे भी बनता है तो है तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट ना। फिर इसी तरह से जैसे मिठाई उद्योग हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए ये जो अचार पिकल इंडस्ट्री है,
ये भी बहुत बड़ा उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फूड प्रोसेसिंग का है। ठीक है, तो ये जितने भी उद्योग हैं इन सब के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, कृषि से। फिर नेक्स्ट लिखिए, बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। चौथा पॉइंट, यह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बाजार है। एग्रीकल्चर इज अ बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। यह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बाजार है। जैसे इसमें आपको मैंने समझाया था कि भाई देखो, जो किसान है वो सीड्स खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, पेस्टिसाइड्स खरीदेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो फव्वारा है या जो ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ये कौन खरीदेगा, किसान खरीदेगा। या जो कृषि उपकरण है, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, ये कौन खरीदेगा, किसान खरीदेगा। ट्रैक्टर वगैरह हो गया, थ्रेसर वगैरह हो गया, या जो कंबाइन मशीन आती है वो हो गया, ये कौन खरीदेगा। कंबाइन मशीन वगैरह किसानों को चाहिए, खेती बाड़ी करने वालों को। या फिर जैसे मान लीजिए जो मोटर है पानी वाली, पंप सेट वगैरह, मोटर या पंप सेट, इंग्लिश में भी सेम ही होगा, मोटर या पंप सेट। ठीक है, तो ये जितने भी उद्योग हैं इनका जो बिक्री होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये सारा का सारा किसान लोग इनको खरीदते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम सेवा की बात करें, सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में बात करें तो देखिए जैसे बैंक हो गए, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर, या फिर मान लीजिए इंश्योरेंस, बीमा क्षेत्र हो गया, स्कूल्स हो गए गांव के। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस, प्रशीतन भंडारण गृह है, या जो गोदाम वगैरह होते हैं उनकी सेवा कौन लेगा, किसान लेगा। फिर जो हेल्थ है, हेल्थ सर्विसेज, भाई गांव के अस्पताल वगैरह हैं, या जो ये जो पशु चिकित्सक वगैरह होते हैं, अभी एक राजस्थान में भर्ती चल रही है पशु परिचर, तो उनकी सबकी सेवा कौन किसको मिलेगी, कृषि। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हो गई, ट्रांसपोर्टेशन। ये सभी सेवाएं कौन खरीदता है, ज्यादातर किसान और कृषि से संबंधित जो लोग हैं वो इसको खरीदते हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट होगा तो फिर इनका भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए कहते हैं ना कि किसान अमीर होगा तो वो ज्यादा खरीदेगा, और बहुत बड़ा बाजार है तो किसान खरीदेगा, और किसान खुल के खर्च करता है, दिल खोल के खरीदता है। जब खरीदता है, पैसा होना चाहिए उसके पास, तो भाई उसके पास पैसा होगा तो वो खरीदेगा, चीजों को खरीदेगा तो तुम्हारा इंडस्ट्री भी बढ़ेगा, तुम्हारा सर्विस भी बढ़ेगा, तो इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए किसान जो है उनकी आय ज्यादा होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य यह है हमारे देश का कि हमारे देश के किसानों की आय बहुत कम है। उनको जब भाव वो बेचने जाते हैं तो कोड़ियों के भाव, थ्रो अवे प्राइस पे लोग उनका माल खरीदते हैं। कांदा अभी 100-150 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 100-150 रुपए किलो बिक रहा है। क्या किसान को इसका फायदा हो रहा है क्या? जो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स हैं, बिचौली एजेंट हैं, वो इसका फायदा उठा रहे, जमाखोरी होर्डिंग करके। किसान को इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। फिर अगला इसका क्या फायदा है, तो पांचवा पॉइंट जो है वो लिखिए, कृषिगत वस्तुएं, कृषिगत वस्तुओं की, कृषिगत वस्तुओं की कृषिगत वस्तुओं की निर्यात में
भी बड़ी भूमिका होती है। कृषिगत वस्तुओं की निर्यात में भी बड़ी भूमिका होती है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन एक्सपोर्ट्स। तो जो कंट्री का एक्सपोर्ट है उसमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट दोस्तों हमें कहां से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से। जैसे 2023 की अगर बात करें तो 2023-24 में 4.2 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का एक्सपोर्ट हुआ है। और इस बार का तो अभी 22 तारीख को जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो नया लेटेस्ट डेटा जो आएगा वो आपको फिर अपडेट करा दूंगा। तो द कंट्रीज एक्सपोर्ट वर्थ रुपीज 4.2 लाख करोड़ इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। उससे पिछले वर्ष में जाए तो 50.2 करोड़ रुपए 50.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से हुआ है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यहां से हो रहा है एग्रीकल्चर से। तो विदेशी मुद्रा भंडार का जरिया भी हो गया। पहले हम यही मानते थे कि हमारे देश का इंडस्ट्री का अगर प्रोडक्ट बिक रहा है तो हमें विदेशी मुद्रा आ रही है। अब हमारा एग्रीकल्चर भी कमा के दे रहा है। तो कृषि का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि देश का निर्यात हो रहा है। और फिर देखो दुनिया भर में जब भारत का माल बिकने जाएगा एग्रीकल्चरल कमोडिटी, लोगों का पेट भरेगा तो दुआएं भी मिलती है। ठीक है, जब भूखे देश को भोजन मिलता है तो वो दुआएं ही देगा ना। ठीक है, अगला इसमें अगर हम बात करें तो जैव ईंधन। ठीक है, क्या है? जैव ईंधन जो बायोफ्यूल होता है। तो जैव ईंधन बायोडीजल या बायोपेट्रोल वगैरह ये सब कहां से मिल रहा है? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज से। मोलास्क से, गन्ने का जो वेस्टेज होता है उससे, या फिर जेट्रोपा से, रतन जोत से, कैस्टर्ड अरंडी के तेल से, इनसे हमें प्राप्त होता है। फिर है फोडर फॉर लाइव स्टॉक्स, पशुओं के लिए चारा। तो पशुपालन भारत में बहुत ज्यादा होता है। तो पशुओं के लिए चारा कहां से मिलता है आपको? एग्रीकल्चर से। तो ये जो फोडर फॉर लाइव स्टॉक है ये भी हमें एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि भारत के अंदर जैसे भैंस के दूध उत्पादन में हम नंबर 1 पे हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये दूध इतना जो हमारी एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है पैसा कमाने में, वो सब कैसे चल रहा है? पशुओं खाने के लिए क्या चाहिए? चारा चाहिए। वो कहाँ से आ रहा है? तो कृषि से आ रहा है। ठीक है, वो हमारा ही पेट नहीं भरती है, धरती माता और कृषि किसान वो पशुओं का भी पेट भरती है। ठीक है, और जो बाकी पशु पक्षी है उनके लिए भी चारा वगैरह यहाँ से मिल रहा है। फिर पिलर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्या है? बैकबोन है, आधार स्तंभ है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ये टॉपिक है आगे हम पढ़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधार स्तंभ, बैकबोन कृषि ही है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण उद्योग है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का साइज भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरीके से इसका इसमें रोल है। फिर बिग रोल इन जीबीए, 9वां पॉइंट अगर हम बात करें तो 9th पॉइंट क्या हो जाएगा? बिग रोल इन जीडीपी। तो अभी कितना है? 17.66 है। तो है ना, काफी तीसरे नंबर पे है ये। तो ये भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर लास्ट लिखिए, इट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ रूरल कल्चर। यह ग्रामीण संस्कृति का भी आधार है। यह ग्रामीण संस्कृति का भी आधार है। यह ग्रामीण संस्कृति का भी आधार है। इट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ रूरल कल्चर। यह ग्रामीण संस्कृति का भी आधार है। और एंड द रूरल
lifestyle and festivals and the rural lifestyles and the festivals revolve around the agriculture. The rural lifestyle and festivals revolve around the agriculture. ग्रामीण जीवन शैली, तीज त्योहार और उत्सव, ग्रामीण जीवन शैली लाइफस्टाइल, तीज त्योहार और उत्सव। कृषि के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, कृषि के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, गांव की संस्कृति, कल्चर, वहाँ का सामाजिक ताना बाना है, उसमें काफ़ी बड़ा इसका रोल होता है। और फिर दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ग्रामीण राजनीति भी कृषि से प्रभावित होती है। नॉट ओनली रूरल बट ऑल्सो नेशनल पॉलिटिक्स। गांव का वाला तो डायरेक्ट इससे इंपैक्ट होता है, बट नेशनल पॉलिटिक्स भी बहुत हद तक इंपैक्ट होता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इश्यू का। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही किसानों ने फिर कहा है कि सिंघू बॉर्डर खुलेगा तो हम दिल्ली की ओर मूव करेंगे। 6 महीने का राशन हमने जमा कर लिया है, ट्रैक्टर यात्रा के लिए दिल्ली वालों तैयार रहो। तो इस तरीके से दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे देश का एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण पिलर है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा, कंक्लूजन कीजिए, कंक्लूजन, निष्कर्ष, हेंस महात्मा गांधी कोल्ड एग्रीकल्चर, हेंस महात्मा गांधी कोल्ड एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा है। हेंस महात्मा गांधी जी इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ या बैकबोन कहा है। फुल स्टॉप। तो ये पहला जो टॉपिक है बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है क्या होता है, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आप मेंस का लिखिए, फटाफट एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए, इसी से संबंधित आपको मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है। कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? क्या महत्व है, समझाएं। What is role of agriculture? What is role of agriculture in economy? Explain. What is role of agriculture in economy? Explain. कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, समझाइए। तो दोस्तों इस तरीके से पहला अपना इसका एक जो सेक्शन है वो मैंने पूरा किया है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर होता क्या है और एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। अब कुछ पीटी के हिसाब से चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस। तो ये एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मेंस में भी पूछ सकता है और प्रीलिम्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस क्या होती हैं और जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस है इनका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस जो है इसके बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो हेडिंग दीजिए एग्रीकल्चरल
रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांतियां, कृषि क्रांतियां, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांतियां, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांतियां, कृषि क्रांतियां, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो देखो ऐसे बना लो आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में, इस तरह से आप अपने पेज को दो भागों में डिवाइड कर देना। ठीक है, यहां तो लिखना एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, नेम ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति का नाम, नेम ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक है, और फिर इधर लिखना संबंधित क्रॉप्स, रिलेटेड क्रॉप्स, संबंधित फसल, यानी कौन सी फसल से इसका संबंध है। ठीक है, अब दोस्तों इसको जैसे जैसे मैं बनाता जाऊं आप इसको भरते जाना, ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहली जो क्रांति है दैट इज येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, क्या बोलेंगे इसको, पीली क्रांति, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, ऑयल सीड क्रॉप के उत्पादन से। ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे आप, यहां पे आपको पीली क्रांति में क्या लिखना है, तो ऑयल सीड का उत्पादन, और इसमें जो प्रायोरिटी दी है वो मस्टर्ड के ऊपर प्रायोरिटी दी है, किस पे प्रायोरिटी दी है, सरसों पे एक तो। ठीक है, सरसों का उत्पादन हमें बढ़ाना है, तो इसमें एक तो लिख दो सरसों, और दूसरा मतलब मेन तो क्या है, ऑयल सीड प्रोडक्शन है, पर सरसों के साथ साथ एक मतलब मेन हो गया सभी ऑयल सीड का उत्पादन, उसमें भी सरसों व सूरजमुखी, सरसों व सूरजमुखी सनफ्लावर विशेष इसमें फोकस एरिया रखा गया है। तो पहला आपके क्लियर होना चाहिए, हम लोगों का अब टॉपिक क्या हो गया, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ 18 प्रकार की एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन अभी आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी यूट्यूब पे याद होंगी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको भी ये याद हो जाएंगी। तो पहला रिवॉल्यूशन क्या है, दैट इज येलो रिवॉल्यूशन। पहला कौन सा है, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है, ऑयल सीड से। ऑयल सीड में भी क्या, सरसों और सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। फिर दूसरा जो है सेकंड, वो है काली क्रांति। दूसरा जो आपको लिखना है वो कौन सा लिखना है, ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। कौन सी क्रांति, काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो काली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। किससे है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। काली क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम, जैसे इससे कैसे उत्पादन होगा भाई, पेट्रोलियम, कृषि से पेट्रोल कैसे निकलेगा, तो इथेनॉल उत्पादन बढ़ा के। तो ये इथेनॉल किससे बनता है, जेट्रोपा से, रतनजोत से, करंजा से, अरंडी से, मोलास्क से, और ये सब उत्पादन करके हम पेट्रोल बनाएंगे। तो इसका जो संबंध है वो किससे है, पेट्रोलियम से है। पेट्रोलियम प्रोडक्शन किससे है,
तो इसका संबंध है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से। और ये जो विशेषकर होगा किससे, तो इथेनॉल उत्पादन से। ठीक है, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। उसके बाद में है ब्लू रिवॉल्यूशन। अगला कौन सा है, तीसरा, तो तीसरा है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, फिश प्रोडक्शन से इसका संबंध है। किससे है, मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन। ठीक है, तो ये हो गई नीली क्रांति। देखो पेन भी नीला ही आया यहाँ पे, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से। उसके बाद अगला लिखिए ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्या है, ब्राउन रिवॉल्यूशन। चौथी क्रांति का नाम लिखिए ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। भूरी, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो है गोल्ड, मतलब किससे है, लेदर या फिर कोकोआ से। किससे इसका संबंध है, एक तो चमड़ा से, लेदर से, ठीक है, चमड़ा। और दूसरा ये जो चॉकलेट वगैरह बनती है उसको बोलते हैं कोकोआ। क्या बोलते हैं, कोकोआ। ठीक है, कोकोआ। ठीक, तो ये लेदर एंड कोकोआ है, ये इसका संबंध है किससे, ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। तो यहां तक लिख लिया होगा, चार तक। फिर कंटिन्यू पांचवा, तो ये लिख लो फटाफट, ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति रिलेटेड टू लेदर एंड कोकोआ। अब बताओ येलो किससे है, तो येलो का संबंध किससे है, ऑयल सीड से। उसमें भी क्या है, तो मस्टर्ड, और दूसरा सनफ्लावर। फिर दूसरा है ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किससे होगा, इथेनॉल से। कितना मिलाना है, 20%। फिर है नीली क्रांति, संबंध किससे है, फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू लेदर, कोकोआ से। ठीक है, अब आगे लिखिए पांचवी रिवॉल्यूशन। तो वापस से इसको कंटिन्यू हम ऐसे ही बना लेंगे, यही अपना चल रहा था इस तरह से। अब आ जाइए छठवीं पे। तो छठवीं जो रिवॉल्यूशन है, सिक्स्थ जो रिवॉल्यूशन है वो है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। क्या, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो छठवा लिखिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का रिलेशन किससे है, जूट प्रोडक्शन से, जूट प्रोडक्शन, जूट उत्पादन से। तो ये जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेशा क्रांति, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। शायद ये गोल्डन वाला कलर पता नहीं दिख रहा है या नहीं, इसलिए मैंने फिर चेंज कर देता हूं इसको, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, स्वर्ण रेशा क्रांति। और इसका संबंध है जूट उत्पादन से। किससे है, जूट उत्पादन, जूट प्रोडक्शन। फिर अगर केवल इतना लिखा रहे गोल्डन रिवॉल्यूशन, किससे, गोल्डन रिवॉल्यूशन, केवल लिखा रहे सुनहरी, क्या लिखा रहे, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति,
तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? हॉर्टिकल्चर से संबंध है। इसका संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से। किससे है? तो हॉर्टिकल्चर से, बागवानी से इसका संबंध है। तो ये है हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी से। अब बागवानी में भी क्या, तो इसमें कहा फल, फ्रूट्स, फलों में क्या, सेब और शहद पे भी इसमें फोकस किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि मेन इसका क्या है? हॉर्टिकल्चर है। मेन क्या है? हॉर्टिकल्चर है। और उसमें क्या है? फल, फलों में सेब और साथ ही शहद, इनका उत्पादन इसमें बढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम 8वें नंबर पे बात करें, तो 8वें नंबर पे जो रिवॉल्यूशन अपनी है, अब देखो यहाँ पे गोल्डन फाइबर देखा, फिर गोल्डन देखा, उसके बाद में 8वें नंबर पे हम देखते हैं सिल्वर फाइबर। कौन सी रिवॉल्यूशन? तो सिल्वर फाइबर, इसको हिंदी में बोलते हैं रजत रेशा। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रजत फाइबर यानी रेशा, और रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। तो रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध किससे है? कॉटन प्रोडक्शन से। किससे है? कॉटन प्रोडक्शन यानी कपास उत्पादन। सफेद बाल होते हैं तो बोलते हैं ना यार, चांदी जैसे बाल तेरे घुंघराले एकदम लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉटन क्या हो गया? कॉटन जो होता है वो क्या होता है हमारा? तो कपास। और ये बढ़ाने के लिए रिवॉल्यूशन कौन सा है? तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हो गया। उसके बाद दोस्तों जो अगली रिवॉल्यूशन है वो आ जाता है इसमें ओनली सिल्वर। तो 9 नंबर पे जो रिवॉल्यूशन है वो कौन सा है? जैसे यहाँ पे था गोल्डन फाइबर, जूट, फिर आया गोल्डन तो हॉर्टिकल्चर, फिर आया सिल्वर फाइबर, तो अब अगला सिल्वर भी तो आएगा ना। सिल्वर फाइबर शब्द हट जाएगा और ओनली सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन या पोल्ट्री उत्पादन के लिए, तो ये किससे आ जाएगा? एग प्रोडक्शन। किससे संबंधित है? एग, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो एग प्रोडक्शन से संबंध इसका है। किससे है? एग उत्पादन, अंडा उत्पादन से इसका संबंध है। या फिर मतलब पोल्ट्री जो पूरा का पूरा हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्शन से भी इसका संबंध है। तो दूसरा तुम क्या लिख सकते हो? पोल्ट्री प्रोडक्शन। ठीक है, मुर्गा ये हो गया इधर मुर्गा पालन, और ये हो गया अंडा उत्पादन, और इधर हो गया मुर्गा पालन, मुर्गी या मुर्गा पालन, पोल्ट्री। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अगली है रेड रिवॉल्यूशन। तो कौन सा? रेड रिवॉल्यूशन। भाई रेड के लिए तो रेड ही पेन यूज कर लेते हैं। रेड रिवॉल्यूशन कौन सी? लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। तो लाल क्रांति तो तुम समझ ही गए होंगे किससे। लाल क्या होता है? एक तो मीट होता है, एक टोमेटो होता है। तो इसमें का मीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरा हमें किसका बढ़ाना है? तो टोमेटो जो प्रोडक्शन है, टमाटर का उत्पादन है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, टोमेटो प्रोडक्शन। तो मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? मीट प्रोडक्शन एंड टोमेटो प्रोडक्शन। इतना समझ में आया कि आप बताओ पहली क्या थी? बगैर देखे बोल रहे हैं येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो का संबंध किससे है? तो ऑयल सीड उत्पादन, उसमें भी सरसों और सूरजमुखी पर प्रायोरिटी दी गई। फिर दूसरा आपने इसमें पढ़ा ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है उसका संबंध किससे है? पेट्रोल से है। ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा ब्लू रिवॉल्यूशन, फिश प्रोडक्शन, फिर ब्राउन रिवॉल्यूशन, जूट सॉरी लेदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन, फिर गोल्डन फाइबर, तो वो पढ़ा आपने जूट के लिए, गोल्डन हॉर्टिकल्चर के लिए, सिल्वर फाइबर कपास के लिए, सिल्वर रिवॉल्यूशन
अंडा और जो मुर्गी पालन है, पोल्ट्री है, उसके लिए। रेड रिवॉल्यूशन मीट के लिए है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, वापस इसको अगले पेज पे इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो 11 नंबर का लिखिए। ठीक है, अगला क्रांति का नाम लिखिए ग्रे रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? ग्रे। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन, इसको बोलते हैं धूसर क्रांति। कौन सी क्रांति? धूसर क्रांति। धूसर क्रांति। धूसर क्रांति में क्या होता है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। क्या इसमें है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। सीमेंट भी इससे संबंधित है, सीमेंट प्रोडक्शन भी है। तो इसमें एक तो हो गया फर्टिलाइजर और दूसरा हो गया तुम्हारा सीमेंट उत्पादन। ठीक है, क्या क्या हो गया इसमें? फर्टिलाइजर और सीमेंट उत्पादन। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा फर्टिलाइजर और दूसरा हो गया सीमेंट प्रोडक्शन का। उसके बाद 12वें नंबर पे जो है, तो एक क्रांति होती है राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। ठीक है, जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाती है ना मैडम जी, पापा के पैसे गोल गोल, धरती हमारी गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। ठीक है, आलू बाबा भी गोल गोल होता है। ठीक है, तो इस तरह याद रख लेना, सर ने कुछ सुना के सिखाया था हमें। तो राउंड रिवॉल्यूशन या जो गोल क्रांति है, कौन सी क्रांति? राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। आलू गोल होता है ना, तो आलू उत्पादन। कौन सा? आलू उत्पादन। ठीक है, आलू क्रांति नहीं, मतलब गोल क्रांति का संबंध किससे है? पोटैटो प्रोडक्शन से है। किससे? पोटैटो या आलू उत्पादन। ठीक है, आलू उत्पादन को बढ़ाना इसका संबंध है। उसके बाद में अगला जो रिवॉल्यूशन है 13 नंबर का, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। किससे संबंध रखती है हरित क्रांति? तो फूड ग्रेन्स या खाद्यान्न उत्पादन। किससे? फूड, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन का संबंध है। फूड ग्रेन्स के लिए कौन सी है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में 6 क्रॉप्स को चयन किया गया था। कितनी क्रॉप्स? 6 क्रॉप्स। कौन कौन सी है? तो इसमें गेहूं, मक्का, व्हीट मेज, मक्का, चावल, धान या चावल पेडी, बाजरा, जवार, रागी। ठीक है, 6 क्रॉप्स वर सेलेक्टेड इन इट, व्हीट मेज राइस, जवार बाजरा रागी। और तुम ये भी जानते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है, जिनका जन्म 25 मार्च 1914 को हुआ और इनका स्वर्गवास हुआ था 12 सितंबर 2009 को। ठीक है, इनको कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ इसी के लिए। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसको माना जाता है? तो मोक्सकोम्बू संभा शिवन स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन सर को। और ये चर्चा में क्यों है? तो इनका देहांत हुआ था 28 सितंबर 2023 को और इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। हालांकि आगे डिटेल जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी तो इतना ध्यान रखना है कि इसके जो फादर हैं वो कौन है? तो नॉर्मन अर्नेस्ट, बोलते हैं ना नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन, तो कौन हो गए? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, और भारत के अंदर कौन है?
तो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, इस बार इनको भारत रत्न दिया गया है। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, आपको ध्यान होगा, उनमें एक श्री एम एस स्वामीनाथन सर भी थे। तो ठीक है, इस तरह से ये हो गया अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद जो अगली रिवॉल्यूशन है वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो फिर से बना लो, 13 तक तो हो गया। तो जो अगली क्रांति है वो है दोस्तों श्वेत क्रांति। कौन सी? व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से। क्या? ऑपरेशन फ्लड। 1970 में प्रारंभ किया था ऑपरेशन फ्लड को। और ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है 1964-65 में वर्गीज कुरियन सर के नेतृत्व में शुरुआत इसकी की गई थी। अमूल डेयरी वगैरह आपने नाम सुना होगा। फिर इसको और बढ़ाया गया ऑपरेशन फ्लड में, जो 3 फेज में चलाया गया। पहला फेज 1970 से 1980, सेकंड फेज उसका चला 1981 से 1985 और थर्ड फेज उसका चला 1985 से 1996। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब किससे संबंधित है? तो इसका ऑब्जेक्टिव था मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, मिल्क उत्पादन को बढ़ाना। और इसी के कारण भारत दुनिया भर में फर्स्ट रैंक पे है मिल्क उत्पादन में। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत किस रैंक पे आ गया है? नंबर 1 पे आ गया है। ठीक, उसके बाद ये सारी क्रांतियां अगर एक साथ हो जाए, लाल पीली काली नीली हरी गुलाबी सब एक साथ हो जाए, तो रेनबो होता है ना, विबग्योर बनता है उसमें। तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेनबो रिवॉल्यूशन, इंद्रधनुषी क्रांति। क्या बोल देंगे इसको? रेनबो रिवॉल्यूशन। तो रेनबो में जैसे होता है 7 रंग होते हैं विबग्योर। ठीक है, यानी लाल पीली काली हरी नीली गुलाबी सारी क्रांति एक साथ हो जाए, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? रेनबो रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति। यानी ऑल रिवॉल्यूशन टुगेदर, सभी क्रांति एक साथ। मतलब लाल पीली काली नीली गुलाबी हरी सारी क्रांति एक साथ चल जाए, तो इसी को फिर दोस्तों क्या बोल दिया जाएगा? तो इसको नाम दे दिया गया रेनबो रिवॉल्यूशन। क्या बात इतना समझ में आ गया? फिर देखो एक क्रांति है स्वीट रिवॉल्यूशन। कौन सी क्रांति? मीठी क्रांति। कौन सी क्रांति है? मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन। तो स्वीट रिवॉल्यूशन जो है ये बताओ किससे संबंधित होगी? मीठी क्रांति जो है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद एवं मधुमक्खी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मीठी क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो एक तो हनी प्रोडक्शन, शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन, और दूसरा क्या है? तो मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन, शहद एंड बी कीपिंग फार्मिंग। तो इससे संबंध है मीठी क्रांति का। उसके बाद दोस्तों 2 नाम और लिख लो। एक है केसर क्रांति, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, केसर क्रांति का संबंध सैफ्रॉन केसर से है। केसर उत्पादन बढ़ाने हेतु, इंक्रीज केसर प्रोडक्शन, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। उसके बाद में एक तुम्हें दिमाग लगाना है, आलमंड रिवॉल्यूशन, बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? आलमंड रिवॉल्यूशन का तो क्या होना चाहिए? दिमाग लगा लो, नाम में ही आ रहा है ना, बता दो। बादाम, नालायक को बादाम नहीं है इसका। मसाला उत्पादन किससे है? स्पाइस प्रोडक्शन, मसाला उत्पादन, स्पाइस प्रोडक्शन, मसाला उत्पादन। तो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां हैं। दीज आर
वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। अब एक मेंस का क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। तो ये तो सबके याद हो गई ना। देखो पूरी की पूरी आपको एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जो है उसकी लिस्ट मैंने बना दी है, कौन कौन सी है, किससे संबंधित है। अब यहाँ पे मेंस का एक प्रश्न आप लोग लिखें। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ की गई कृषि क्रांतियों पर टिप्पणी करें। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ की गई कृषि क्रांतियों पर टिप्पणी करें। कमेंट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशंस, कमेंट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ revolutions took place in agriculture after independence in India, took place in agriculture after independence in India। और इसमें आगे चाहो तो एक और जोड़ सकते हो, इन क्रांतियों ने गरीबी और इन क्रांतियों ने गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता की है। इन क्रांतियों ने गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता की है। हाउ दीज रिवॉल्यूशंस हैव हेल्प्ड, how these revolutions have helped in poverty alleviation, how these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India, food security in India। अब देखो इसमें तुम्हें क्या पूछा है, स्टेप्स इसके क्या लिखोगे। तो पहला तो तुम्हें यह बताना कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी कृषि क्रांतियां प्रारंभ की गई। इनको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना आपको कि भाई जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ये है, ये इसके बारे में लिख दिया। अभी तो इतना ही लिखना जितना बताया है। फिर कह रहा है इन क्रांतियों ने गरीबी उन्मूलन किया है। ये जो रिवॉल्यूशंस हैं, इन क्रांतियों ने गरीबी उन्मूलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो वो आपको बताना है कि भाई इन क्रांतियों ने गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन कैसे किया, वो बताना है। भाई कृषि क्रांति होंगी तो इनके परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा तो किसान की आय बढ़ी, किसान की आय बढ़ी तो वो कृषि में निवेश करेगा और आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो उद्योग और सेवा क्षेत्र की वस्तु खरीदेगा। गांव के अंदर खरीदारी होगी तो गांव में ये वस्तु, उद्योग और सेवा कहां से आ रहा है, शहर से। तो गांव के लोगों की भी आय बढ़ गई और शहर के लोगों का रोजगार बढ़ा तो गांव में भी गरीबी कम, शहर में भी गरीबी कम, और किसान खुद समृद्ध हो गया तो सबसे ज्यादा गरीब तो किसान ही है, तो गरीबी दूर होगी। फिर तीसरा पूछा इसमें कि भाई ये जो कृषि क्रांतियां हैं इन्होंने खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी में किस प्रकार सहायता की, ये भी बताओ। अब देखो ये तो सीधा सा है ना कि इन एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा
और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा तो देश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त होने लगी, भोजन प्राप्त होने लगा। और चूंकि इन रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप सप्लाई बढ़ी, डिमांड तो उतनी ही थी, तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का प्राइस जो है वो प्राइस भी कम होने लगा। ठीक है, डिमांड तो उतनी है और सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कम होने लगी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस होने लगा, जिसके कारण लोग पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन खरीदने लगे। और फिर दूसरा, देश की सरकारों के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होने लगा। तो इस तरीके से ये जो कृषि क्रांतियां हैं ये न केवल गरीबी उन्मूलन में बल्कि खाद्य सुरक्षा में भी बहुत बड़ी सहायक रही हैं। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। कल हम इसी एग्रीकल्चर के ऊपर आगे बात करेंगे। ठीक 7 बजे हम मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।